अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, हमने सोचा कि आज जब सुबह हो ही गई है तो कुछ ना कुछ मीठे के साथ आप लोगों के साथ शुरुआत की जाए। और मीठा सिर्फ सुबह के औकात में अच्छा नहीं लगता, अमूमन जब हम लोग गर्मियों का मौसम आ गया है तो कुछ लोगों की कोशिश ये होती है, क्योंकि दिन लंबे हो गए हैं, तो आपको शाम में या दोपहर में जो स्नैक टाइम होता है 3 to 5 के दरमियान का, फिर जो हमारे ब्रंच मीटिंग्स होती हैं उस पर भी कोशिश एक ऐसी होती है कि कुछ ऐसा रवायती पेश किया जाए जो कि सबको अच्छा भी लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मशहूर मुगलिया दौर के बिस्किट्स के साथ सकाफती जड़ों को जिंदा रखे हुए एक ऐसी तरकीब के बारे में डिस्कशन हो जो कि आपको भी अपनी माजी की याद दिलाए। तो बेकरी नान खताई सदियों पुरानी रेसिपी है कि जिसके असल जायके और साख्त के साथ जो कि तैयार की जाती है ताकि बादशाहों वाले जायकों से आप बेहद लुत्फानंदोज हो सके। अब ये जो बेकरी नान खताई है ये हमारे साथ यहाँ पर टेबल पर रखी हुई भी है, और ये वही नान खताई है जो कि ट्रेडिशनल रवायात, मुगलिया विरसे, यादों और हकीकी जायके की वजह से अपनी मिसाल आप बिल्कुल ऐसी है। और जो हमारे सारिफीन हैं वो बेकरी नान खताई को क्यों पसंद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसमें देसी मिठाई के तौर पर मुकम्मल मीठा जायका पाया जाता है। बेकरी नान खताई असल तरकीब जो उसकी है वो उसकी ताज़ा है, खस्ता है और मुंह में पिघलने वाली साख्त के साथ तरजीह दी जाती है। और जिस तरह से ज़रिया भी ये कह रही हैं कि चाय के गर्म जोश के साथ जब आप फैमिली में होते हैं या आप दोस्तों के साथ होते हैं या अकेले भी होते हैं तो बेकरी नान खताई खाना पसंद करते हैं, रिवायात को जिंदा रखना पसंद करते हैं। और सदियों पुरानी मुगल दौर की ये जो रेसिपीज़ हैं इनसे जुड़ी हुई जड़ों के साथ एक क्लासिकल ट्रीट है जिसे सालों के दौरान बेहतर बनाया गया है। बेकरी नान खताई आपको शानदार माजी के सफ़र पर भी ले जाती है, क्योंकि हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं जहाँ रिवायात और सकाफत ने बड़ा ही अहम किरदार किया है और मशहूर मुगल दौर के बिस्किट के तौर पर इन्हें जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे जब आप बड़ों की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, जब हम कुछ पुराने गाने सुन रहे होते हैं तो हमारी वालदा सुन रही होती हैं या वाले साहब बैठे होते हैं, उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अगर ऐसे अच्छे मोमेंट्स में अगर आप बेकरी नान खताई उनके सामने सर्व करेंगे तो उनका जो एक कहते हैं कि मूड वो मजीद खुशगवार हो जाएगा। एनीवेज, अपने दिन को खुशगवार बनाते हैं और आगे चलकर सबसे पहले आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफी। पाक फौज के शहदा और गाजी कौमी हीरो हैं, आर्मी चीफ। वफाकी हुकूमत के बरवक्त फैसले, कश्मीर के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडा कर देने वाली ग़िज़ाएं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से। कुछ दिनों से महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा था जो कि गुजरे कुछ दिनों में तशद्दुद की शक्ल भी इख्तियार कर गया था। ये स्टोरी हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए फौरी रिलीफ का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपये की फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी गई। ऑल जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और इस फैसले के फ़ौरन बाद आज़ाद कश्मीर में बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई है, जिसके फौरी बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तवानाई ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसी तरह आटे की कीमत पर भी सब्सिडी दी गई है और अब आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। अच्छा अनवार, यहाँ पे मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज का एहतजाज था वो इंतहाई खौफनाक था और उसमें 3 जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो भी जाम बहक हो गए हैं। लेकिन सवाल ये निशान ये है कि आखिर ऐसे कौन अफराद थे, कौन से लोग थे जो कि लोगों की मासूम जानों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त ने तो मुतालबात तस्लीम कर लिए। अगर हुकूमत वक्त की तरफ से कोई मतलब लचक ना दिखाई जा रही होती तब हम एक सवाल निशान करते, उठाते भी, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर इसमें वही लोग हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते पाकिस्तान या पाकिस्तान से जुड़े किसी भी हिस्से में अमन कायम हो। बिल्कुल ऐसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कश्मीर कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं वहाँ हालात ख़राब किए गए हैं, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हालात ख़राब करने में जो इंडिया की दरअंदाजी है उसको भी इग्नोर किसी सूरत नहीं किया जा सकता। हुकूमत अब तमाम मुतालबात मान चुकी है, लेकिन जिस तरह से अभी हम भी बता रहे थे कि कल भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, 3 लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसमें किसी किस्म की जरी दूसरी राय नहीं है। हिंदुस्तान की जानिब से जो दरअंदाजी का जिस तरफ आपने इशारा किया है, इसके यकीनी तौर के ऊपर इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वैसे भी वहाँ पर इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर और वो मोदी सरकार जो है वो अपनी कैंपेन भी
इसी जो है जो आजाद जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर चला रही है, रन कर रही है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान आपको पता है कि दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट के तौर के ऊपर उसका जो है वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप ये देखें कि उन्होंने तो कनाडा की जो सरजमीन है वहां पर भी जो अपने जराइम है वो जारी रखे हुए हैं, और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया तमाम ममालिक में तशवीश पाई जाती है हिंदुस्तान के इस टेररिज्म और ये टेररिस्ट जो है उनकी एक्टिविटीज के ऊपर। दूसरी बात यह है जी कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म है आजाद जम्मू कश्मीर के, मैं तो ये समझता हूं कि वो नालायक हैं। उनसे ये जो हालात थे, क्योंकि ये एक दिन के अंदर तो ये तमाम लोग सड़कों के ऊपर नहीं आए। ये जो मुतालबात लेकर एक्शन कमेटी आज आप देख रहे हैं, ये 11 माह से स्ट्रीट्स के ऊपर मौजूद है, और इनके कई बार जो मौजूदा वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर है उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए, तो इन्होंने उनको प्रोवोक किया। इन्होंने कहा जी कि हिम्मत है तो सड़कों पर आ जाओ, आपने जो करना है आप कर लो। जब आप इस किस्म का रवैया रखेंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर एक रियासत के, आपका काम तो लोगों को जोड़ना है, ना कि लोगों को ये कहो कि तुमने जो कर सकते हो तुम करके दिखा दो। तो फिर लोगों ने फितरी रद्द अमल भी दिया, और उस रद्द अमल के ऊपर, और ना सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की नालायकी है बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है वहां की कश्मीर की, मैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद करूंगा कि क्योंकि उनका ये काम होता है कि जिले के लेवल के ऊपर या शहर के लेवल के ऊपर इन मामलात को कंट्रोल करें, और ना कंट्रोल हो रहे हो यानी मुतालबात से पीछे अगर दूसरा फरीक नहीं हट रहा, तो फिर आपने चीफ सेक्रेटरी को या अपने सीनियर्स को बताना है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छे तरीके से और कैबिनेट को भी वो एडवाइस करें कि जी ये मामलात ये हैं, और लोगों का जो है रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है। अच्छा सर अयूब साहब, यहाँ पे एक दूसरा मामला ये भी आ रहा है ना कि देखिए जो मुतालबात थे वो तमाम के तमाम मंजूर कर लिए गए हैं। आपने कहा ना एक फितरी अमल था, लोग इश्तियाल में आ गए और लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए। अब तो जब मुतालबात मंजूर हो चुके हैं तो आपको नहीं लगता कि अब लोगों को बैठ जाना चाहिए, या फिर मजीद कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं फिर भारत का यहाँ पर जिक्र करूंगी, जो कि हवा दे रहे हैं इस मामले को कि खुदा ना खास्ता कोई खून खराबा वहां पर हो जिसका एडवांटेज यकीनी तौर पर मोदी सरकार को जाए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन का दौर मतलब इस वक्त चल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दरिया। बात यह है कि आप जब देखें कि जब भी हिंदुस्तान में इंतखाबात होते हैं तो कभी वो बॉर्डर को गर्म कर दिया जाता है, और ये भी तो बेसिकली एजे के है, और यहाँ पर भी जो उन्होंने इस वक्त शरारत की है तो वो अपनी एक किस्म की जो प्रोग्रेस है वो अपनी आवाम के सामने पेश करते हैं कि हमने बड़ा कमाल करके दिखाया है। ये उनके जो है ये फितरत में शामिल है हिंदुस्तान के अंदर, और वो एक डरपोक दुश्मन है, एक बुज़दिल दुश्मन है, और एक हमारा पाकिस्तान के साथ एक ये कहते हैं कि बदकिस्मती है कि एक जो है वो मुनाफिक किस्म का दुश्मन है। वो पीछे रहकर और छुप कर वार करता है, जैसे उसने बांग्लादेश के अंदर भी किया, और बाद में आपने देखा कि मोदी साहब जब गए थे वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर, ढाका के अंदर, तो वहां पर आकर क्या वो जो है वो उन्होंने बयान दिए थे। तो यही सूरत हाल है कि इस मर्तबा भी उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो अपने इलेक्शंस के अंदर अपने आप को कामयाब करना है, तो उसके लिए रास्ता उन्होंने ये इख्तियार किया, और यकीनी तौर के ऊपर यानी इस बात के मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक चीज साफ दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है कि इसमें हिंदुस्तान की जो एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि टाइमिंग इसकी देखें, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग के ऊपर जिस तरीके से अब, और उसके बावजूद आप देखें कि हुकूमत की जानिब से लचक भी दिखा दी गई, और कश्मीर की हुकूमत ने नोटिफिकेशंस भी कर दिए, गंदम के भी, आटे के भी, और साथ बिजली के भी काम कर दिए। अब मैक्सिमम जो पर यूनिट प्राइस है वो 6 रुपए है। आप ये देखिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बंगला डैम की बात करें तो वो 3 रुपए तक के करीब तो वो बन जाती है, और उसके अलावा अगर ट्रांसमिशन लाइन देखें, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है प्लस आपके वहां पर एम्प्लॉयज होते हैं, मेंटेनेंस होती है, ग्रिड स्टेशन है, जो इनकी रिपेयर्स होती है, और आपके जो क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट है, तो ये तमाम कॉस्ट करें तो ये 6-7 रुपए से ज्यादा कॉस्ट जो है वो हुकूमत की बन रही होगी। बट इवन देन इतनी बड़ी सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, इसके बावजूद लोगों का जो है वो सड़कों के ऊपर एग्रेशन खत्म नहीं हो रहा, काबिल फहम बात नहीं है। और उसमें सोशल मीडिया का किरदार कितना देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही इन तमाम चीजों को प्रोपेगेट किया जा रहा है। जो नेगेटिविटी है वो सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई गई है। बहुत से ऐसे पुराने वाकयात थे जिनकी वीडियोस को, जिनकी तस्वीर को इस्तेमाल किया गया खास तौर पर इस वाकये के लिए, और फिर उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही सोशल मीडिया को बंद किया गया तो हालात कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होना शुरू हुए, लेकिन जैसे ही फोन सर्विस या इंटरनेट सर्विस बहाल हुई फिर से वही मामलात खड़े हैं। जी बिल्कुल, आप ये देख लेना कि आज रात से एक्स के ऊपर आप देखें कि जो आर्मी के ट्रूप्स हैं
उनकी वीडियोस शेयर की जा रही हैं। अब देखिए, बात यह है कि कश्मीर के बहुत से लोग रावलपिंडी में रहते हैं, कश्मीर के बहुत से लोग टेक्सला में रहते हैं, कश्मीर के बहुत सी एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त लाहौर में रिजाइड करती है। तो जहां जहां पर भी लोग हैं तो वहां शरारत तो हो सकती है। तो आपने सिक्योरिटी के लिए, यानी पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर कोई अपनी कोई वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉक एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको भी एक नया रंग देकर सोशल मीडिया के ऊपर पेश किया जा रहा था। देखिए, बात यह है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कानून को यानी अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए उनका काम है ये। तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे शायद कोई दूसरे मुल्क की जो फौज है या दूसरे मुल्क की पुलिस जो है वो सड़कों के ऊपर आ चुकी है, या दूसरे मुल्क की कोई जो है ना मुखालिफ आपको दुश्मन मुल्क है उसके रेंजर सड़कों के ऊपर मौजूद है। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है। और इनका काम ये है कि लॉ को इन्फोर्स करना, और लॉ की इन्फोर्समेंट अगर होती कश्मीर के अंदर तो इस किस्म के वाकयात ना होते। और बात ये अगेन, अच्छा हसन, आप जहां पर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से बात करें, वहीं पर यहां पर भी एक अहम फैसला लिया गया है कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन आज से शुरू किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी। तो आपको लगता है इससे हालात साजगार होंगे या मजीद खराब हो सकते हैं? क्योंकि दूसरा हमने ये भी देखा कि बानी पीटीआई ने भी जेल से ये फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ को एक खत लिखेंगे कि जिसमें मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई राह हमवार हो। तो क्या सिचुएशन आपको आगे बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो ताज्जुब होता है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि यानी कौम को बेवकूफ समझते हैं या ये खुद बहुत बेवकूफ हैं। मुझे तो ये बात समझ से बाला तर है। एक सांस में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और दूसरी सांस में कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। यार, आप डिसाइड कर लो पहले कि आपने इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में चाहते हैं या आप इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो सियासत में नहीं चाहते। तो एक बात के ऊपर तो जो खुद खड़े नहीं होते और फिर कहते हैं कि हम जमहूरी जिदोजहद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अनवार आप बता दें, जरियाब आप बता दें कि वो कौन सी जमहूरी जिदोजहद है जिसका रास्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान तरीके साफ ये कह चुकी है, बड़ा प्रॉपर तरीके से कैटेगोरिकली वो ये कह चुके हैं कि हमने तो एक कमेटी बनाई हुई है स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, किसी सियासी जमात से तो हम बात करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो अमली तौर पर ये साबित कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में चाहते हैं। ये तो इनका एक्शन तो यही स्पीक कर रहा है ना। और बात यह है कि दूसरी अगर बात देखी जाए तो साइबर क्राइम के हवाले से आप बात कर रहे थे, जो ये इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं, इतनी मनफी और मनगढ़ंत टेबल स्टोरीज को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इनको एक क्रेडिट जाता है। ये क्या करते हैं कि वो इतना झूठ बोलते हैं और इतनी बार झूठ बोलते हैं कि एक सादा लो आदमी जो है, जो इंसान है, वो समझ बैठता है कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। और कई लोग, इनकी एक देखिए फॉलोइंग तो है, तो कई लोग आज भी ये समझते हैं कि ये वाकई हकीकी आजादी की जंग है। हालांकि ये इस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी के जरिए उसके ऊपर पांव रखकर दोबारा इक्तदार हासिल करना चाहती है ये जमात। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि उसने अपने आप को आइन और कानून के ताबे कर लिया है। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो DGISPR का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में उन्होंने बता दिया कि एक तो 9 मई वाले पहले माफी मांगे कौम से, अपनी गलती का एतराफ़ जुर्म करें, और उसके बाद अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो वाया। अच्छा, दूसरा पहलू यहीं से तो शुरू हो रहे हैं हसन अयूब साहब के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे अपने किए की, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हमने DGISPR को ये भी कहते हुए सुना कि वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मामलात अगर करने हैं तो सियासी रहनुमाओं के साथ हल करें। लेकिन आपको लगता है कि इदारों की पुश्त पनाही के बगैर कोई भी सियासी शख्सियत मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हाँ ठीक है, मुज़ाकरात के जरिए या बातचीत के जरिए मामलात हल हो सकते हैं। तो मतलब वो खुद साख्ता हैसियत में तो कोई कदम नहीं उठा सकते ना। आपको लगता है कि शहबाज गवर्नमेंट में इतनी सख्त मौजूद है कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ सके? देखिए, इसमें आपकी बात मैं समझ गया। आप चाहती, आप ये समझ रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं जो है वो मजबूत हो सकते हैं और वो कोई नतीजा खेज नहीं, कोई नतीजा तारीफ तो यही रही है हसन अयूब साहब जी। अच्छा, लेकिन इसका फिर वे है ना जी। अच्छा। इसका वे है कि सियासत में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, जब आप एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएं तो बतौर जामिन आप इस्टेब्लिशमेंट को लिए, मुमकिन है ना।
हुकूमत के साथ तो बात कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट। तो बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो वाया फेडरल गवर्नमेंट करें, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का ज़ेली दायरा है। तो ये एक मैकेनिज्म उन्होंने खुद ही रास्ता तो दे दिया है, अब ये रास्ता ये इन्होंने खुद उसके ऊपर पढ़ना। जितनी खूबसूरती से ये रास्ता आपने एक्सप्लेन किया है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस रास्ते को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और जो ये कहे ना अनवर कि रास्ता इतना आसान है, कांटों का सफर है भाई। नहीं, आप बात ये है कि आपने चले कांटों का सफर है, मान लीजिए मुश्किल रास्ता है जी, लेकिन आपने अपनी सिमत तो दुरुस्त रखनी है ना। आपने जाना हो पेशावर और आप बैठे हुए इस्लामाबाद और आप मुंह कर लें अपना लाहौर की तरफ, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप कहां जाएंगे? आप डेस्टिनेशन लाहौर होगी, आप पेशावर नहीं पहुंच सकते। तो रीजन ये है कि इनको अपनी सिमत का तयन ठीक करे ना, ये पहले जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, हालांकि रास्ता है इनका फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आए और देखिए वो कहते हैं कि अनकंडीशनल डायलॉग्स होंगे पहले, यानी डायलॉग स्टार्ट करने से पहले कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी। ये इतनी लंबी फहरिस्त रखी हुई है प्री कंडीशंस की कि ये काम करें, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। तो वो अगले को जो है वो क्या तकलीफ है कि मजबूरी मुज़ाकरात आप चाह रहे हैं, वो तो हुकूमत कर रही है, उनको क्या जरूरत है। लेकिन आपने जमहूरियत को मजबूत करना है, सिस्टम को चलाना है और पाकिस्तान को अगर तरक्की के रास्ते पर दोबारा डालना है और सर जोड़कर इकट्ठे चलना है, कंधे के साथ कंधा मिलाना है, तो उसके लिए आपकी साफ नीयत होना चाहिए, आपको आपकी क्लियर इंटेंशंस होनी चाहिए, आपका हुब्बुल वतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल एजेंडा है और आपका नेगेटिव जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा है, तो फिर मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज होंगे, क्या नतीजा बरामद करेंगे। लेकिन असद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी फिर यही कहते दिखाई देते हैं, जिस तरह से डीजी ISPR ने उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी, जब कुछ रोज पहले उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी, तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी। आपको लगता है कि माफी मांगकर फिर तमाम जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी, तमाम लोग साफ सुथरे हो जाएंगे और फिर से वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बात ये मेरा तो कानून नहीं है या माफी को डीजी ISPR ने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये अल्लाह ताला ने इंसान को इस्लाह की जो है वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस है वो तो इस्लाम के अंदर मौजूद है ना जी। और अगर आप इस बात की इजाजत ना दें तो वो तो फिर आप इस्लाम की जो है नफी कर रहे हैं। तो माफी अल्लाह ताला से इंसान क्या है, इंसान ने गलती की लेकिन उस पर माफी मांगी आदम अलैहिस्सलाम ने, और इब्लीस ने क्या किया, उसने गलती की और उस पर सरकशी की। तो सरकशी करना यानी अपनी गलती तस्लीम ना करना, ये तो इब्लीस का जो है ना शेवा था। आदम अलैहिस्सलाम ने तो गलती की तो फिर तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। तो बात यह है कि आपने कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस है उसके तहत कोई भी, यानी आप ये देख लें कि जो सेपरेशनिस्ट हैं बलूचिस्तान के, वो पहाड़ों पर जब वो सरेंडर करते हैं, माफी मांगते हैं, अपने इतराफी जुर्म करते हैं, तो रियासत उनको गले लगा देती है। ठीक है हसन साहब, आप ही कह रहे हैं कि जितना भी मामला है वो माफी तलाफी से ही हल हो सकता है, इसके अलावा आपको कोई राह निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सनीब साहब, हमारे साथ मौजूद है। क्यूटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक अहम खबर है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि पाक बहरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने PAF एयर वॉर कॉलेज फैसल का दौरा किया है और ISPR का इस बारे में बताना है कि नेवल चीफ ने फजाई जंग के जदीद दौर में चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फौजी क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज फैसल का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने फजाई जंग के जदीद दौर में चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फौजी क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज फैसल का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने फ़ज़ाई जंग के जदीद दौर में चैलेंज का मुकाबला करने के लिए फ़ौजी क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया है। मेहमान खुसूसी ने फ़ैकल्टी को आला सलाहियत के हामिल इंस्टीट्यूट के लायक तालीमी मेयारात हासिल करने पर मुबारकबाद दी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा। उसी ने फ़ैकल्टी को आला सलाहियत के हामिल इंस्टीट्यूट के लायक तालीमी मेयारात हासिल करने पर मुबारकबाद दी। नेवल चीफ ने फ़ज़ाई जंग के जदीद दौर के चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल मुस्तकिल की फौजी क़यादत की तैयारी की अहमियत पर भी जोर दिया है। ये तस्वीरें मनाजिर हैं जो कि हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मेहमान खुसूसी ने फैकल्टी को आला सलाहियत के हामिल इंस्टीट्यूट के लायक तालीमी मेयारात हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे अपडेट लेते हैं। जी जावेद।
जावेद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस दौरे के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। चलें, जावेद से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है, ये बताना है DGISPR का। आगे एक और अहम खबर शेयर करेंगे। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में जहां नकल माफिया के सामने इंतजामिया हमें मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। मुसलसल 7वां पर्चा भी आउट हो चुका है। केमिस्ट्री का पर्चा भी पेपर शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। मैट्रिक बोर्ड हुकाम नकल माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी वजूहात है? कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इस इशू पर भी एक्शन लेगी? क्योंकि डेली बेसिस पर हम भी आप तमाम लोगों को अपडेट कर रहे हैं कि ये डेली बेसिस पर हो रहा है और मुसलसल अब 7वां पर्चा भी आउट हो चुका है। अच्छा, मैं तो अनवार इस चीज को लेके बड़ी कंफ्यूज हूँ, या यूं कह लीजिए कि शायद परेशान भी हूँ कि जब तक किसी की पुष्टपनाही ना हो तो इतने बड़े पैमाने पर 7वां पर्चा भी जाकर लीक नहीं हो सकता। तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं महकमे तालीम में ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि लोगों की ये मदद करती हैं, नकल माफिया की मदद करती हैं, कि जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर ये जो पर्चा है वो लीक हो जाता है। ऐसे में वो बच्चे जिनको शौक है तालीम हासिल करने का, जो कि बड़ी मेहनत से अपनी तैयारी करके आकर इम्तिहान देने का इंतजार कर रहे होते हैं, अब उनका जो मोराल है वो भी इससे खासा हद तक डाउन हो रहा है। और ऐसे में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली जो नस्ल है उसकी तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कि आज भी कराची के मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं उसमें नकल माफिया जो है वो सबसे ज्यादा आगे हमें नजर आ रही है, और जो हमारी इंतजामिया है, जो कि हमारा महकमे तालीम है और हमारी सिंध हुकूमत है, वो हमें फेल नजर आ रही है। सिंध जहां पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई अक्सरियत के साथ वहां से निशस्तें निकालने में कामयाब हुई है। वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं, आसफा भुट्टो भी हैं। ये वो नौजवान हैं कि जिनसे हम अपना मुस्तकबिल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलकर ये सियासत में एक अहम किरदार अदा करेंगे। न जाने ये गफलत अब तक उनकी निगाहों से इतनी ओझल क्यों है? क्या वो इस सिलसिले में कोई ब्रेकिंग नहीं देख पा रहे? क्या वो इस सिलसिले में कोई ट्वीट नहीं पढ़ पा रहे कि आज भी कराची के जो मैट्रिक इम्तिहानात हैं वहां पर मुसलसल 7वां पर्चा आउट है? इंतहाई अफसोसनाक ये सिचुएशन है जहां कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया के सामने इंतजामिया एक बार फिर से हमें बेबस दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और हम अपने प्रोग्राम में बहुत बार ये बात पहले भी कर चुके हैं कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन होगा जब सियासी तौर पर हम मुस्तहकम होंगे, और पाकिस्तान अभी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ही है, और इस बात की निशानदेही IMF की रिपोर्ट में भी की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत ख़जाना में IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार है। IMF के कर्ज प्रोग्राम में रहकर मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बिल्कुल, IMF के मिशन चीफ का कहना है कि मुज़ाकरा नतीजा खेज होंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। ताहम IMF मिशन चीफ का इस हवाले से यह भी कहना है कि IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए, क्योंकि आइंदा माली साल के बजट में और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ है जो है वो भी ज़ेर गौर है। अब टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। इसके साथ साथ नए माली साल का जो बजट है वो 7 जून को कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारियां भी जारी हैं। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस बात को दोहराया है कि रिटेलर से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन्हें टैक्स नेट में लाने से पीछे नहीं हटा जाएगा। उनका कहना था कि हमारे ताजिर भाई जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट पर आएँ, उन्हें हम हर तरह की सहूलियात भी फराहम करेंगे। और अवाम के लिए भी खुशखबरी एक मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है कि जुमेरात से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF के साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात हैं, इस प्रोग्राम के हुजम और मुद्दत का तयन भी किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, अब ये जो नए प्रोग्राम में अब हम जाएंगे तो इसमें अब लोगों के लिए कुछ आसानियां भी आप देख रहे हैं या दोबारा से महंगाई का एक दौर शुरू होगा? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें इस बात पर एक मुबारकबाद देनी चाहिए इस हुकूमत को कि जो हमने 23वां प्रोग्राम IMF के साथ कामयाबी से मुकम्मल किया है, और उसमें जो 9 मंथ का स्ट्रक्चर जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट को भी हमने मुकम्मल किया है, और हमने कुछ अच्छे फैसले और इक़दाम किए हैं पिछले तकरीबन 18 माह में। उसके अब नताइज आने शुरू हुए हैं और हम ग्रेजुअल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो एक तो हमें ये इस तरफ जाना चाहिए कि हमने काफ़ी बेहतरी मईशत में हम लेकर आए हैं, लेकिन असल चैलेंज अब इस स्टेबिलिटी को ग्रोथ की तरफ ले जाने का जो बड़ा मरहला है वो अब आएगा। और ये जो 24वां प्रोग्राम हम IMF से निगोशिएट कर रहे हैं ये बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं इसकी चंद खदोखाल आपसे शेयर कर लेता हूँ। अभी जो IMF ने मई में एक कंट्री रिपोर्ट जारी की है उसमें जहाँ उन्होंने हमारी बहुत सारे इक़दाम की तारीफ़ की है और जिस तरह से हमने करंट अकाउंट डिफिसिट को हैंडल किया है, जिस तरह से हमने टैक्स की जो रिफॉर्म्स को लेकर आए हैं और उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बेहतर किया है, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इस वक्त हमारी GDP ग्रोथ -2 पर है, लेकिन 2024 में ये तकरीबन 2% पर चली जाएगी और उससे अगले साल ये शायद 3.5 पर चली जाएगी। तो हम एक ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे रिस्क का भी इजहार किया है और उनका ख्याल ये है कि अगर ये रिस्क कायम रहते हैं तो इसके भी असरात पाकिस्तानी अवाम पर पड़ेंगे। जैसे इन्फ्लेशन जो है उसका जितनी उसमें कमी आनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है और उसका जो बेस है वो बहुत स्लो हुई है। ये एक बड़ी वजह है और ये शायद एक बड़ा रिस्क क्रिएट करेगी अगले प्रोग्राम के लिए कि आपको इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ आपको जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना है। आपकी इंपोर्ट अभी भी कम नहीं है, बढ़ रही है, तो इसको कैसे आपने कम करना है ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड में है वो भी मुनासिब लेवल पर आ जाए। फिर इसके साथ आपका जो डोमेस्टिक डेट है उसको भी देखना चाहिए। तो बहुत सारे रिस्क की तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन जो अहम बात इरफान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा ना कि जहाँ पर बहुत सारे रिस्क का डिस्कशन हुई है वहाँ पर आपको ये रिस्क फैक्टर कैसे लगता है कि मान भी लिया जाए कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और हुकूमत अपना अगला बजट पेश करने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होगा तब तक हम सब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है कि हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकें। ये तो बुनियादी बात है। इस वक्त जो सियासी इंडिकेटर हैं वो तो किसी हद तक फेवरेबल हैं क्योंकि हुकूमत अपना बजट ला रही है और एक स्मूथ जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जारी रहती है और जो हमारे मुक़्तदरा हल्के हैं वो इस सियासी इक्वेशन को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, उसको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसके नतीजे आएंगे। लेकिन जो पहला सवाल है ना कि IMF के प्रोग्राम से आम आवाम पर कितना असर बोझ पड़ सकता है, ये यकीनन पड़ेगा। और उसकी मैं बहुत सारी मिसाल दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट अचीव नहीं होता तो वो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाता है। IMF ये कहा है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चलें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो अमीर तबका है वो भी फिर टैक्स की तरफ जाएगा और उससे भी आप प्रोपोर्शनेटली टैक्स ले सकते हैं और जो सारा डायरेक्ट टैक्स में गरीबों पर बोझ चला जाता है वो किसी हद तक ट्रांसफ़र हो जाएगा उधर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी सियासी हुकूमतें जब बजट बनाती हैं या IMF से निगोशिएट करती हैं तो वो गरीबों के लिए फिस्कल स्पेस भी निगोशिएट करती हैं या नहीं करती हैं, या वो सरेंडर करती हैं कि जी चूँकि पावरफुल हल्के जो हैं, जो सनतकार हैं या बड़े ताजिर हैं, वो अपनी स्पेस बढ़ा लेते हैं और गरीबों की स्पेस फिर कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा कम अज़ कम सियासी जमातों को अपने उस जमहूरी चार्टर को तस्लीम करवाना चाहिए कि जो गरीबों से वादे करके, और जो मिसाक़ जमहूरियत है वो भी बहुत ज़रूरी है। मैशत के नकात की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको भी नेशनल पॉलिसी में तब्दील तो होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी हम देख रहे हैं कि हमारी कोई है ही नहीं। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की की अगर हम बात करें तो फिर आप क्या समझते हैं जो नेशनल पॉलिसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए इस वक्त आपकी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी वही है जो IMF दे रहा है जी। क्योंकि आप पिछले 3 साल से एक इकोनॉमिक क्राइसिस में थे तो उन्होंने ही अब पॉलिसी बनाई है। इस वक्त आप IMF ड्रिवन पॉलिसी का हिस्सा हैं और इसमें ज़ाहिर आपके पास कम स्पेस है कि आप IMF से कोई बहुत बड़ा रिलीफ निगोशिएट कर सकें आवाम के लिए, मुझे ये लगता नहीं। लेकिन अच्छी बात फिर भी यह है कि IMF ने बार बार कहा है कि आप गरीबों के लिए स्पेस बनाएं, आप जो बोझ डाल रहे हैं वर्किंग क्लास के ऊपर इसको ख़त्म करें। देखिए मैं एक बड़ी बात, अहम बात समझता हूँ करनी ज़रूरी है यहाँ पर कि जब आप बजट मेकिंग करते हैं तो आप आम आवाम से तो कंसल्ट करते नहीं हैं। आपकी सारी कंसल्टेशन, बजट कंसल्टेशन जो होती है वो ताजिरों के साथ या सनतकार की होती है जी। कहाँ है वर्किंग क्लास या जो टैक्स पेयर है
उसके साथ तो नेगोशिएट आप करते नहीं हैं, और उनका कोई नुमाइंदे आपके बजट प्रोसेस के हिस्सा नहीं होते। तो जब तक सियासी जमातें और उनके अवामी नुमाइंदे आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे बजट मेकिंग में, ये नहीं होने वाला। मेरा नहीं ख्याल कि IMF कोई बहुत ज्यादा बोझ डालता है गरीब अवाम पर। ये हमारी हुकूमतों की चॉइसेस होती हैं कि वो कितना बोझ को तो इरफान साहब, ये हुकूमत की जो ये वाली चॉइस है जिसमें वो मरहलावार टैक्स छूट खत्म कर रही है, स्पेशली मैं बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जहाँ पर ट्रैक्टर और कीड़ेमार दवाइयों पर भी टैक्स छूट खत्म होने में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जिक्र मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि पहले ही हमारे जो किसान बहन भाई हैं वो गंदम की काश्त करके बैठे हैं, फसल लगाई हुई है, लेकिन उनसे खरीदने वाला कोई नहीं है। दूसरा एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि हुकूमत ऐसा सोचने पर मतलब यानी कि फैसला कर रही है कि शायद आइंदा जो साल है तब किसानों से गंदम खरीदी नहीं जाएगी, और अभी भी जो फी मन बोरी की कीमत है अगर उसको हम कंपैटिबिलिटी या कंपैरिजन में आकर देखें तो एक आम आदमी किसी भी लोकल ब्रांड से कोई भी लार्ज पिज्जा खरीद सकता है, कहीं पर भी आप जाके एक टाइम की स्टेक खा सकते हैं। तो मतलब वो 2300-2600 रुपए एक तरफ एक खाने के और एक तरफ एक मन फी गंदम की बोरी है। तो ये मतलब किसानों के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है? बहुत सही दुरुस्त कहा आपने। देखिए दो बड़े मसाइल हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जब आप बजट निगोशिएट करते हैं तो आप गरीबों के लिए निगोशिएट नहीं करते, आप फिर ताकतवरों के लिए करते हैं। बहुत सारी सब्सिडीज उन सेक्टर्स को आप दे रहे थे जिनसे आप अगर निकाल लें तो उसका बोझ गरीबों पर नहीं आता, लेकिन ज़राअत पर अगर आप सब्सिडीज ख़त्म करते हैं तो उसका बराह रास्त बोझ गरीब किसान पर और जो वर्किंग क्लासेस पर आता है। यही एक मसला है कि हमारी सियासी जमातें ये तय नहीं कर पा रही कि उनकी तरजीह क्या है। क्या उनकी तरजीह अवाम है या उनकी तरजीह मईशत के पहिए को चलाना है जिसके बेनिफिशरी फिर बड़े ही सनतकार या बड़े ही सरमायादार होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही है वीट की, ये बहुत देखें पिछले 70 साल से आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का एक निज़ाम चला रहे थे। गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस तय करती है और फसल के पर किसान से उतनी प्राइस पर खरीद लेती है जिससे किसान को एक सिक्योर इनकम होती है। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि इसको प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाए और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। इससे बहुत नुकसान होगा। एक तो किसान को उसकी पूरी प्राइस नहीं मिलेगी, कहीं मिल जाएगी कहीं नहीं मिलेगी, और शायद ज़्यादा देर हो जाए तो उसको बहुत कम मिलेगी। दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर को उसका बेनिफिट जाता था कि कंज्यूमर को पता होता था कि एक सपोर्ट प्राइस की वजह से आटे की अब कीमत यही बनेगी, वो ख़त्म हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर उस प्राइस को अपने तरीके से डिटरमिन करेगा। ये दुरुस्त नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिससे गरीब आवाम की ज़िंदगी जुड़ी है उसको गवर्नमेंट को ही डायरेक्ट उसमें इंटरवेंशंस करनी चाहिए, रेगुलर खुद करे, प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देने के बहुत नुकसान हो सकते हैं। और इरफान साहब, जब टैक्स नेट में लाने की बात की जाती है तो फिर क्या इन इश्यूज को भी हुकूमत को देखना चाहिए? जिस तरह से बहुत से ऐसे ताजर हैं जो टैक्स नेट में इसलिए नहीं आते हैं कि हुकूमत उनके साथ कुछ नाजायज करेगी और वो ज्यादा रिश्वत देना मुनासिब समझते हैं कम टैक्स देने से। इस मामले को किस तरह से हल करेंगे? जो भी रिजर्वेशंस हैं ताजरों के या कारोबारी हजरात के, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक टैक्स ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम नहीं होगा, लोगों को नहीं पता होगा कि हम कितना देते हैं, उसका रिटर्न क्या आता है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक लोग यही करेंगे कि वो फॉर्मल टैक्स निज़ाम में आने की बजाय इर्द गिर्द के सोल्यूशन ढूंढते हैं। बल्कि ये भी होता है, वो कहते हैं हम आपकी सियासी जमातों के इलेक्शन कैंपेन का फंड देते हैं, हम टैक्स क्यों दें? तो ये जो एक इनडायरेक्ट निज़ाम खड़ा है इन लोगों से लेने का, फ़ायदे उठाने का और टैक्स से बाहर रखने का, ये गलत है। आप अगर चाहते हैं, मेरे ख्याल में दुकानदारों को या जो आपका जो छोटा ताजिर है उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमत ये कमिटमेंट देती है और ये अकाउंटेबिलिटी पर आती है कि ठीक है आप टैक्स दे दें, बाकी तमाम आपसे जो वसूली हैं वो हम ख़त्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके फ़ायदे होंगे और इससे एक ताजिर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कम से कम मईशत में हिस्सादार है और जो भी वो दे रहा है वो एक डॉक्यूमेंटेड कंट्रीब्यूशन है, बजाय इसके कि वो इधर उधर देते हैं। और बहुत शुक्रिया हमारे मईशत इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। पाकिस्तान
वेलकम बैक। तो पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जो है वो आज खेला जाएगा और कौमी टीम ने अपना दूसरा T20 मैच जो है वो भी बड़ी हिम्मत जुटा के जीता और एक बड़ा स्कोर जिसे अटैकिंग क्रिकेट की बुनियाद पर हासिल किया गया। तो बाबर आजम की कैप्टनसी पर बात की जाती है, मगर अब बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन T20 कप्तान बन चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में फतह बाबर आजम की बतौर कप्तान मुख्तसर फॉर्मेट में 45वीं कामयाबी शुमार हुई। बिल्कुल ऐसे ही है और चेयरमैन पीसीबी ने 45वां T20 मैच जीतने पर कप्तान बाबर आजम को खुसूसी शर्ट का तोहफा भी पेश किया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में वुमेन क्रिकेट टीमों की सीरीज पर भी बातचीत की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तानी टीम अपना आज तीसरा मैच खेलने जा रही है। हिकमत अमली की अगर हम बात करें तो क्या वही होनी चाहिए जो कि लास्ट मैच में भी हमने देखी है, या फिर वो भी एक हमारा तुक्का लग गया? आजम खान बहुत अरसे बाद चल गए हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ज़रियाब और अनवार। देखिए, तुक्का तो मैं कहता हूँ कि नहीं लगा। आजम खान अच्छे खेले, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहूंगा कि स्ट्रेटेजी शायद उस तरह की नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम हुए, उसके बाद साइम अयूब अर्ली ऑन आउट हुए, फिर पूरा पाकिस्तान अपनी जीत को सेलिब्रेट तो कर रहा था आयरलैंड के खिलाफ जो कि दूसरे मैच की थी। लेकिन आपने अगर मैच देखा हो तो फखर जमान को भी चांस मिला, आपने अगर मैच देखा हो तो रिजवान को भी चांस मिला। अगर रिजवान और फखर जमान को चांस ना मिलता तो फिर हम देखते कि हमारी टीम आयरलैंड के खिलाफ क्या करती है, क्योंकि वहां पे अगर वो आउट हो जाते तो उसके बाद एक दफा फिर प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे आ जाता या लेटर ऑर्डर पे आ जाता। क्योंकि जिस टाइम आजम खान खेलने आए तो उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। वो उसी तरह की लीग सिचुएशन थी जिस तरह की लीग सिचुएशन में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं या फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। सो प्रेशर आएगा तो आजम खान का पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह हमने दूसरा मैच खेला ना, इसी अप्रोच के साथ खेलना चाहिए। हमने ना अक्सर हमने देखा है कि हम जो जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, बांग्लादेश है, इस तरह की अपोजिशंस को हम सर पे चढ़ा लेते हैं। हम आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच इसी वजह से हारे कि हमने उनको इजी लिया। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सी टीम उनकी आई थी पाकिस्तान में, उनके खिलाफ मैच इसी वजह से हारे कि हमने उनको इजी लिया। हमने उनको इजी नहीं लेना, बल्कि उनको ये बताना है कि वाई वी आर हाई रैंक टीम और हम क्यों टॉप 10 टीम्स में आते हैं। और पाकिस्तान जो है इस टाइम वो वाइड टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पंजा आजमाई कर सकती है, इंग्लैंड के साथ भी कर सकती है, इंडिया के साथ भी कर सकती है अपने दिन में। लेकिन वही पाकिस्तान जब मिनोस के खिलाफ खेलती है, लो रैंक टीम्स के खिलाफ खेलती है, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। आपको याद होगा 2007 में हम इसी तरह आयरलैंड से हारे थे, फिर 22 के वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हारे थे, फिर नीदरलैंड से हारे। तो ये वाले जो मामला थे, अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से भी हारे हैं, अफगानिस्तान से हार गए थे। एग्जैक्टली आपने याद करवाया। सो हम हमेशा जो छोटी अपोजिशंस हैं उनके खिलाफ हार जाते हैं। और ये जो बड़ा टूर्नामेंट है, देखिए 2007 में हम आयरलैंड से हारे, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर जब हम अफगानिस्तान से हारे 2023 में, तो अल्टीमेटली हम बाद में जाके उसको कोप अप नहीं कर सके। सो छोटी अपोजिशंस को आपने अगले वर्ल्ड कप में भी लाइट नहीं लेना, बल्कि इनके खिलाफ फुल प्लान के साथ जाना है और इनको जो है इनके ऊपर चढ़ाई करनी है। जब छोटी अपोजिशंस के ऊपर आप चढ़ाई करते हैं, जिस तरह हमने दूसरे मैच में देखा, तो वो थोड़ा सा पजल हो जाती है और उसी का नतीजा हुआ कि पाकिस्तान मैच जीता है। अच्छा हसनैन, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि उस पर जरा आप अपने एनालिसिस कुछ इस तरीके से दें, क्योंकि कल जब हमने देखा कि बाबर पहले आउट हो गए तो बाद में फखर जमान ने लाठीचार्ज किया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आजम खान भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। तो जो ये एक हम लोगों के जहन में बात बैठ चुकी है कि जब तक बाबर नहीं होंगे हम लोग मैच नहीं जीत पाएंगे, कि इस चीज का भी खात्मा हमने देखा, इस चीज की भी नफी होती हुई देखी, या फिर यूं कह लीजिए कि हर एक मैच से पहले किसी न किसी को जाके टीम को बकअप करना होगा, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या फिर कोई कोच हो या फिर कोई कैप्टन हो या फिर कोई पुराना कोई हमारा लेजेंड हो, तब जाके टीम परफॉर्म करेगी। देखिए ज़रियाब, आपके एक सवाल होता है ना, वो $1 मिलियन होता है। आपके दोनों सवाल $1 मिलियन है। पहले थोड़ा सा आ जाते हैं आजम के ऊपर। हमने ये अक्सर देखा कि बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो ये टीम 120 पे आउट हो जाएगी, ये 130 पे आउट हो जाएगी। कल आप देख ले कि बाबर आजम पहले ही आउट हो गए और उसके बावजूद टीम ने 193 रन बनाए। अच्छा, मैं आपको पहले मैच की तरफ लेके चलूं तो बाबर आजम, साइम अयूब, फखर जमान और रिजवान ने
120 गेंदों में से 93 गेंदें खेली और लगभग उन्होंने 126 रन बनाए और पीछे आने वाले खार अहमद और शाहीन ने 26 गेंदों पर 60 रन बनाए। सो मसला ये है कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा बॉलें खेल जाता है, अपने आप को सेट करने में टाइम लगता है इनको, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो बाबर हो। अगर कल रिजवान की बात की जाए कि रिजवान ने इंटेंट शो क्यों किया, तो रिजवान ने इंटेंट इस वजह से शो किया कि दूसरे एंड से फखर जमान अच्छा खेल रहे थे। बाबर आजम को और फखर जमान और रिजवान को हमेशा से चाहिए कि दूसरे एंड से अच्छी इनिंग्स होगी तो तब ये जो है इनिंग्स को आगे बिल्ड करेंगे और तब ये इनिंग्स को आगे लेके चलेंगे। सो वो फार्मूला तो बिल्कुल फेल हो गया कि बाबर नहीं होंगे, टीम 120 नहीं बनाएगी, बल्कि T20 क्रिकेट है, यहाँ पे जो इंटेंट शो करेगा वो रन बनाएगा। दूसरा आपका जो सवाल था नकवी साहब का, देखिए नकवी साहब इस टाइम वजीर दाखिला भी है, नकवी साहब इस टाइम चेयरमैन PCB भी हैं, नकवी साहब इस टाइम सेनेटर भी हैं, साबिक वजीर दाखिला साबिक वजीर आला भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के कोच भी हैं हसनैन, पाकिस्तान टीम के कोच भी हैं, और ये बल्कि मेरी ट्वीट थी जो कि बड़ी वायरल हुई कि इनको पाकिस्तान टीम बन जाना चाहिए और इनको पाकिस्तान टीम का मेंटोर भी बन जाना चाहिए। देखिए हर दूसरे दिन चेयरमैन PCB का कोई काम नहीं है कि आप जाके खिलाड़ियों के साथ मिलें, आप उनको लेक्चर दें। और आप देखिए आयरलैंड की टीम वो हमें हरा चुकी है और दूसरे दिन मोहसिन नकवी साहब वहां पे पहुंच रहे हैं। मतलब वो अगर हमें ना भी हराते, हम वहां पे जीत भी जाते, तो मोहसिन नकवी साहब का वहां पे पहुंचना था, उन्होंने सेशन करवाने थे, उन्होंने वो मुलाकात करनी थी, बल्कि आपके लाहौर में वो 4 दिन पहले मुलाकात कर चुके थे। सो ये आयरलैंड के खिलाफ मुलाकात करने का क्या बहाना है? मुझे लगता है ये नकवी साहब का शेव है हसनैन, जहां पर भी हादसा होता है वो फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं। नहीं, हादसा होता है तो कश्मीर में भी पहुंच जाए, वो जो है वो आयरलैंड में पहुंचते हैं जहां पे अच्छी जगह है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं, या फिर आगे आप देखेंगे क्या होता है वो अमेरिका में पहुंच जाए। सो मसला ये है कि मुल्क के हालात भी तो संभालें। नकवी साहब आप चेयरमैन PCB की फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला की मुझे लगता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यही हालात है। क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी का कोई काम नहीं बनता, वहां पे अजहर महमूद का काम बनता है, वाब रियाज का काम बनता है, बाबर आजम का काम बनता है, या फिर आपने जिस कोच को लगाया था गैरी क्रिस्टन को, जिसको आप लाखों रुपए देंगे, जो अभी तक फ्री नहीं हुआ, वो उसका काम बनता है कि वो टीम को आके लेक्चर दे। ये नकवी साहब का काम नहीं है। बल्कि मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, कल या परसों, एक दोस्त है हमारे बड़े अच्छे सहाफी हैं, तो उन्होंने कहा कि सर विवियन नकवी जो है एक और लेक्चर देते हुए, सो इस तरह के लेक्चर नहीं चलेंगे, आपको टीम को बिल्कुल उन लोगों के हाथ में छोड़ना पड़ेगा जिन प्रोफेशनल्स को आपने हायर किया है। ये नहीं कि हर 5 दिन बाद आपने एक नई वीडियो जारी करें, हर 5 दिन बाद आप एक नई शर्ट दें और हर 5 दिन बाद आप एक नया लेक्चर दें। ठीक है, अच्छा नई शर्ट की तो आपने बात कर ली है, बाबर की कैप्टनसी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। यही कहा जाता है उनकी कैप्टनसी पर बड़ी खामियां निकाली जाती हैं, लेकिन वही T20 के सबसे बेहतरीन कप्तान भी बन चुके हैं। अनवार आपकी हजारों ख्वाहिश है ऐसी क्या? देखिए 45 मैचेस तो उन्होंने जीते अनवार जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या उन्होंने कभी कोई वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता? क्या उन्होंने कोई वर्ल्ड कप कभी पाकिस्तान के लिए जीता? क्या उन्होंने कोई PSL ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए जीती? इवन बाबर आजम के हाथ में कोई डोमेस्टिक की ट्रॉफी नहीं है। मसला ये देखें 45 विन्स उन्होंने की हैं, 45 विन्स में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच जीते होंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ, सी टीम के खिलाफ भी जीते होंगे, आयरलैंड के खिलाफ भी जीते होंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, या हम जो लोग बात करते हैं कि बाबर अच्छे कप्तान हैं या नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि बाबर ट्रॉफी कब लाएंगे। इससे पहले वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके, ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके, लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। जो आपने कप्तानी की बात की ना, बाबर कितनी अच्छी कप्तानी करते हैं, ये अगर आपने दूसरा मैच देखा हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि बाबर कितनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। जहां पे साइम अयूब ने 1 ओवर में 7 रन दिए, जहां पर इमाद वसीम ने 3 ओवर में 21 रन दिए, वहां पर बाबर आजम ने अपने स्पिन को बुला के वापस फास्ट बॉलर्स को लाया और उनकी पिटाई हुई। शायद वो ये साबित करना चाहते थे कि शादाब खान जो कि उस मैच में नहीं थे, अगर वो नहीं है तो मैं स्पिनर्स का कोटा पूरा अगर करवा दूंगा तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, और उस प्रेसिडेंट के बाद मुझे अवाम का एक प्रेशर आएगा कि बस शादाब के बगैर भी हम स्पिन ओवर्स करवा सकते हैं। सो बाबर की कैप्टनसी में अभी बहुत सारी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन अगर वो 45 मैचेस जीत चुके हैं तो अब उनके पास सुनहरी मौका है अगले 7-8 मैचेस इंग्लैंड के साथ मिला के और वर्ल्ड कप के जीत के आए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम उनको धोनी के साथ भी मिलाने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी टीम का क्या करना है बड़ी खुफिया रखी जा रही है। आयरलैंड की टीम तो अनाउंस कर दी गई थी 2 रोज पहले, मतलब आयरलैंड जाने से पहले, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम के हवाले से अभी तक कोई फैसला साजी या तो हो गई है, अगर हो गई है तो मंजर यहाँ पर नहीं आ रही। आपको लगता है कि फहरिस्त में जो लोग रखे गए हैं हमारे लड़के, उनको नजर लग जाएगी इसलिए थोड़ा खुफिया रखा जा रहा है, गैराज में रखा जा रहा है? जनाब मैं पिछले प्रोग्राम में आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी खबर है कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो ICC को
किया गया है, उसको सिर्फ खुफिया रखा गया है आपके प्रेशर की वजह से, मेरे प्रेशर की वजह से, अनवार के प्रेशर की वजह से या मीडिया वालों के प्रेशर की वजह से। उसकी रीजन ये है कि एकदम से हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो डिबैकल हुआ था वहां से हम रिकवर नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमने आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी स्क्वाड अनाउंस किया। जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है बेग यू पार्डन, वो हमने आईसीसी को भेज दिया है। अब वो रिवील करने का वक्त मेरा ख्याल है कि 20 या 21 मई को आप देखेंगे कि उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, या उसामा मीर वापस आ सकते हैं या आमिर जमाल वापस आ सकते हैं, कुछ एक दो क्योंकि हसन अली निकल सकते हैं या रिटेन हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम तर चीजें आपको 22 मई को सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारा जो इनिशियल स्क्वाड है वो आईसीसी को पहुंच चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तानी टीम जिस तरह से आज अपना तीसरा T20 खेलने जा रही है, और अगर हिकमत अमली की भी हमने उनकी बात की है, तो जिस तरह से लास्ट मैच पाकिस्तानी टीम ने जीता है, जिस तरह से एग्रेसिव वो खेले हैं, अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तानी टीम ने खेली है, तो अगर वैसे ही खेलते हैं तो आज का जो मैच है जो कि फैसला कुन होगा, वो जीतने में भी फिर पाकिस्तानी टीम को आसानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स फिर से 74,000 की हद को उबूर करने में कामयाब रहा है, जबकि 573 पॉइंट्स इजाफे से 74,372 पर ट्रेड कर रहा है। इंट्रोबैंक में डॉलर की कदर में भी कमी देखी गई है, जबकि 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड आ गया है। कारोबारी दुनिया की ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त 100 इंडेक्स फिर से 74,000 की हद उबूर करने में कामयाब रहा है और 573 पॉइंट्स इजाफे से 74,372 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि डॉलर की कदर में भी कमी देखने में आई है जो कि 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 10 पैसे पर आ गया है। लेकिन अनवार यहाँ पर सवाल निशान है किए है कि चलें काशिफ मुनीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। काशिफ, मजीद अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर सूरत देखी जाए तो आज एक और जो है मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है और एक और जो है नया रिकॉर्ड मार्केट ने बनाया है। मार्केट में 74,452 की नई सतह पर जो है पहुंच गई है। आज अगर दिन का आगाज देखा जाए तो मार्केट में तेजी के साथ हुआ था। मार्केट जो है वो 74,372 की जो है नई सतह देखी थी। साथ मार्केट जो है 74,452 की नई सतह और उसके अलावा 100 इंडेक्स जो है वो 558 पॉइंट इजाफे के साथ जो है इसमें देखा जा रहा है कि आज 74,500 की नई सतह भी क्रॉस कर सकती है। ओवरऑल मार्केट में जो है वो तेजी देखी जा रही है। हमने पिछले हफ्ते देखा मार्केट 73,000 के लेवल तक तो पहुंच रही थी, लेकिन 73,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई थी। अब जो है मार्केट ने 74,000 का भी लेवल क्रॉस कर दिया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे वजीर खजाना ने भी कहा था कि शरह सूद में कमी का इम्कान है, और आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी देखने में जा रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। देखते रहिए इंदु पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। जी जरा तो खबर कुछ ऐसी है कि डिजिटल व्लॉगर्स का ये दौर है और आप अपने हाथ पे आपके हम भी दुनिया भर के सफर तो करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स और तरह तरह के लोगों को देख रहे होते हैं। तो डिजिटल व्लॉगर्स ने देखने वालों के सफरनामे को, उनकी यानी कि ट्रेवल डायरेक्टरी को बड़ा ही आसान कर दिया है। तो पाकिस्तान में भी डिजिटल व्लॉगर्स बहुत ज्यादा हमें घूमते फिरते नजर आते हैं और लोगों से खूब प्यार से मिलते हुए भी नजर आते हैं, जिनमें से अक्सर का कहना होता है कि हम पाकिस्तान में बगैर पैसे के भी घूम फिर सकते हैं। काश हम भी दूसरे ममालिक में जाएं तो हम भी बगैर पैसे के घूम फिर सके। इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तानी ही देते हैं। जो जब भी हम देखते हैं कि व्लॉगर्स आते हैं हमारे शो पर, पहले भी बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं और इस हवाले से बता भी चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कैलम अब्रॉड से, जो कि स्कॉटिश व्लॉगर हैं जिन्होंने जनूबी एशिया का सफर किया है। वो हिंदुस्तान भी गए हैं और वहाँ के हवाले से भी वो आज हमारे साथ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। और 4 महीने पाकिस्तान गुजार कर वो गए थे, इससे पहले भी वो आ चुके हैं। और जब हम ब्रेक में भी उनसे बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि 5वीं बार वो पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान उन्हें पसंद भी आया है, पाकिस्तान उन्हें एक सेफ मुल्क भी लग रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, वो क्लियर करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैलम अब्रॉड से हम बात करते हैं। कैलम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. Hope you're fine. Yeah, I love it. And having a good time here? Great time, the best. So how's doing everything in Pakistan now? It's always good, always good. I love it here. It's my favourite country. So this is your 5th time? My 5th time. I spent almost 4 months in Pakistan last year. Last year. And in which city? I've done many cities. I've been from Skardu right down to Karachi. So which is your favourite one?
My favourite city? It's tough. It's tough. I also like Azad Kashmir, but I'm starting to fall in love with Lahore more. Lahore? Yeah. Okay, so have you heard about it? Lahore, Lahore? Yeah. Okay, and do you know any phrase in Urdu? I know Tora, a little bit, yeah. Okay, because you have spent a lot of time here in Pakistan. So you're trying to learn Urdu? Yeah, I am, but it's proving very difficult. So I feel it's a difficult language. Like few lines, if you can. Aap kaise ho? And thoda. That's really fine. Yeah, that's really fine. Yeah, just a little basics. Little bit. So how was your experience in India? In India? Yeah. It was nice. I went to the villages in Haryana and spent time with an Indian family. I had a few issues when people were asking me where I had travelled and what's my favourite country, because I obviously told them it was Pakistan. Okay, so there was a few little moments, but it's a nice country. But mostly people says there's a cultural similarity between Pakistan and India. Do you feel so as well? Yes, I do. There is certainly, especially in the Punjab area. In Punjab? Yeah. But I feel in Pakistan... And also Haryana in Punjab, in Indian Punjab. Yeah, but I feel that people are more, they're more prone to approaching you in Pakistan and asking how you are and if you need anything. So the hospitality, I feel, is just a little bit different. I feel that people are more concerned for you in Pakistan. Okay, we have seen a clip, you shared a clip, an Indian boy was asking you about Pakistan. When you said you love Pakistan, he didn't like your comment. Yeah, his face tends to drop. I mean, a lot of Indians would love to come and visit Pakistan, but I feel that there is an element that when you speak about Pakistan in a positive way, they don't like it. And I just feel that you shouldn't ask someone a question if you're not prepared to hear the answer. So, being a tourist, what do you expect from the travelers or the people who lives in Pakistan or the people who are living in India? What would I expect when I come here? Yes, you being traveler or tourist. I mean, I go with an open mind, but I would say that anyone who's never been to Pakistan, don't be surprised when you're walking down the street and people are offering you tea and chai every 2 minutes, and everyone always wants to feed you. I always put weight on when I come to Pakistan. I can't walk down the street without someone wanting to feed you. So that's the difference. I feel in India, I didn't really get that so much, but in Pakistan, everyone wants to feed you. I think it was just a cultural thing. Yes. That's the first thing they asked. Do you want tea? We want our hosts to be, to be treated like we treat other persons as well, our family members. I wish some Pakistanis would understand there's only so much tea you can drink in one day. Yes, you're right. Chai ki bahut zyada shauqeen hai, bilkul aise. So, which is the most impressive thing about Pakistan, if you can share with us? Honestly, I say it every day, it's the hospitality. People come up to you, are you okay? Do you need anything? I mean, I've been to so many weddings here. Oh, really? From people that I don't even know. Just like, would you like to come to the wedding and experience? So I've been to like the barats, the mendis, like without salami? Without salami. So, how do you find our weddings? I like them. Obviously, they're a lot different compared to the UK. Ours is a one-day event, whereas in Pakistan it runs over several days. Yes. I also like the fact that in the UK, weddings are mainly that you have the wedding and then everyone drinks alcohol and then they're dancing, whereas in Pakistan, everyone seems to be having a good time without alcohol, and everyone's very joyous. So I like that. I like that element to it. And which is the most popular and the most favorite function for you in Pakistan, like Mehndi, Barat, Walima? I like the Mehndi. Mehndi? Yeah. So you dance? I've tried. Like Pakistani Bhangra? Or Yeah, I've tried to dance, yeah, but it's probably not my best. Okay, and what is your favorite food? My favorite food? In Pakistan? In Pakistani cuisine? Well, my favorite breakfast would be like mashed dal and paratha. Paratha, really? Yeah. Desi ghee or simple? Desi ghee. Desi ghee paratha, wow. That's Pakistani omelette? Yeah, I love the omelettes here as well. But my favorite dinner is tough because I've had amazing like karahis and handis and stuff. So it's very difficult. The food in Pakistan is amazing. That's really great. Nice. So there's a perspective about Pakistan that Pakistan is not a safe country, but people like you coming to Pakistan, making vlogs and telling other people who are living abroad that Pakistan is a safe country, people are very good. I get asked every day, is Pakistan safe? Or
initially when I came here, people would say, why are you going to Pakistan? There's a perception in the West that Pakistan is or harbours a lot of Islamic extremists. And obviously people are now watching the videos and more people are coming to Pakistan. Initially, years ago, all the travellers would go to India. And I think more people are seeing Pakistan now and saying, that's a good alternative. Have you met ever any Pakistani in Scotland? Many. When I walk down the street sometimes in Scotland, people will stop me when I'm in the airports. Pakistanis will I was in America recently, I was in Dallas, and someone stopped me on the streets of Dallas and said, oh, I've seen your videos in Pakistan. And I thought that's amazing. But more and more people are messaging me now saying, I can't believe Pakistan's like this. Like I said, a lot of people have this bad impression. I think it's the media that do that in the West. So you're bringing more people to Pakistan to visit? Yeah, so many people ask me now, next time you go, can I come with you? So I honestly believe that the perception of Pakistan in the West is changing. And how do you feel how easy it is to live here? I could live here no problem. I'm actually considering it. Okay. So honestly, I find it very easy. And I feel that in Pakistan, people have always, let's say you have work or people are working, but they can always make time for you. It's the only country I feel that people can make time no matter if they're busy. And I think that's also a hospitality and cultural difference compared to other. We can see that you're loving our culture through your shalwar kameez. So where did you bought this shalwar kameez, and also how many markets you've been visited here? I mean, I've been to many markets here. I bought this one in Lahore a few days ago. I like the shalwar kameez, it's very comfortable. Have you been visited Anarkali or Ikshra Market? Yeah, I've been to Anarkali. Liberty Market? Yeah, some of them can be very busy. Because I'm small, I get lost in the chaos, but it's good. Yeah, I like the shalwar kameez and the local dress. Okay. Very comfortable. So which, besides Lahore, which is your most favorite place in Pakistan? I like Mirpur and Azad Kashmir. I like Mirpur. I love Mirpur. Alipur, Mirpur, Azad Kashmir. But I think in Pakistan offers everything. If you want village life, you'll get it. If you want the modern life, new shopping malls, you get a bit of everything in Pakistan. Everything here in Pakistan. And that's what I like about it. There's so what are your future plans? Which city you're going to visit after that? I think I'm going to go back up north. It's been a few years since I went back up north, so I would like to go up to Hunza Valley and Fairy Meadows. And have you been there before? I've been up to Skardu and like Batakundi and around those areas, and Naran. So I would like to go back up there. And so which kind of feedback you are getting from your vlogs about Pakistan? That people are shocked. They're shocked how friendly people are and how receptive to the camera. If I'm walking down the street with a camera, people seem very receptive. In the West, it's a little bit. Yes. Pakistan people are like, oh, a camera, and they want to be on camera, and they're happy to promote their country. That's a big difference. People are proud of their country, so it's very easy here, and I like it, and I like the way people are receptive to me as a foreign visitor. That's great, and it's really great to have you here in our show. This is a very good thing that you are here promoting Pakistan और लोगों को जो कैलम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, तो पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी पहनावे में जिस तरह से आज वो हमारे शो पर आए हैं वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हम सराहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैलम अब्रॉड वाज इन कॉन्वर्सेशन विद अस। और अभी शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालबात ही तस्लीम कर लिए गए थे। अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ रोज़ से जो हालात थे आज़ाद कश्मीर में वो नासाज़गार थे और अभी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। बिल्कुल यही सूरत हाल आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या वजह है कि तमाम मुतालबात मंजूर किए जाने के बावजूद वहाँ पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। एग्रेशन लोगों में तहाल पाया जा रहा है। ताहम ये अच्छी खबर है अब आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए भी कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है। और हमने ये देखा कि ये सिर्फ उसी वक्त ही मुमकिन हो सका है कि जब हुकूमत की तरफ से उनके मुतालबात को तस्लीम किया गया। जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, मजीद आगाह कीजिएगा।
देखें, जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला था वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात जो है वो तस्लीम किए थे, और जिसमें जो बड़ा उनकी डिमांड थी कि वो उन पे आटे पे सब्सिडी दी जाए, बिजली पे सब्सिडी दी जाए, और इसी तरह जो बड़े लोग हैं, जो अशराफिया हैं, उनकी मराहत ख़त्म करने के हवाले से जो है वो उन्हें ख़त्म किया जाए। तो फौरी तौर पर हमने देखा कि जो वफाकी हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने नोटिस लिया, इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ जो है वो बातचीत की गई, तमाम स्टेक होल्डर को जो है वो ऑन बोर्ड किया गया, और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐलान किया गया, फंड के हवाले से भी जो उनकी मुश्किलात थी वो कम की गई। तो इस तरह फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो है न सिर्फ बिजली पे सब्सिडी दी और बल्कि जो आटे पे जो नर्ख थे वो भी कम कर दिए। अब जितनी सब्सिडी बिजली पे दी जा रही है आज़ाद कश्मीर में, वो उसका पाकिस्तान में तस्वर ही नहीं किया जा सकता। जो कमर्शियल बिजली है वो भी आपको 10 से 15 रुपए तक जो है वो दी जा रही है फी यूनिट, और इसी तरह जो घरेलू सार्फिन है उनके जो है वो 3 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए का टैरिफ जो है वो मुकर्रर किए। तो ये वो डिमांड थी जो उनकी पूरी हुई, जिसके बाद जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया, और फिर आज जो कमीशन वगैरह जो बना है उस पर मराहत खत्म करने के वाले से उसमें भी काम शुरू करना है। तो अब जाके जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने फाइनली ये प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है, वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा हुकूमत की मलकियत में दीगर तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वजीर आजम ने तमाम वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम कुछ फैसले लिए गए हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, कारोबार और सरमायाकारी का दुरुस्त माहौल जो है वो यकीनी बनाना है। अभी लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, और जब गर्मी ज़ोरों पर होती है तो इंसानों की जानों पर भी बनाती है। गर्मी के दिनों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो हीट स्ट्रोक का होता है, जिसमें पानी की कमी पर कैसे काबू पाया जाए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्म मौसम में आमतौर पर फिर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में जो पानी और नमकियात हैं उसकी कमी हो जाती है, जिसके बायस हमारी सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ हमारी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं अनवार, हमारे स्किन के भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अभी से ही लोगों को गर्मी दाने निकलना शुरू हो गए हैं, और किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि पानी इतना पीने के बावजूद भी आपके फेस पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई पैचेस हो रहे हैं। तो घर के अक्सर बड़ों छोटों या किसी दोस्त से बात हो रही तो अक्सर लोग ये जिक्र कर रहे थे कि हाँ ये इशू मैं भी महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ। तो क्या खाएं, क्या लगाएं, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही है माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर मरियम वकार। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि क्या ऐसी चीज़ों को, स्पेशली क्योंकि गर्मी के मौसम में फल बहुत ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह, तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनको हम लोग डेली रूटीन में शामिल करें तो थोड़ा सा हमारी डिहाइड्रेशन भी खत्म हो, जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल सिस्टम दोनों के लिए बेहतर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब देखें समर सीज़न है, इसमें हमारे पास आजकल तरबूज बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और इसमें 92% जो है हमारे पास वाटर कंटेंट होता है। इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग अपनी डाइट में जैसे कीवी है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये इसमें से वाटर कंटेंट ही नहीं, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो हमारी गट हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने भी बात की कि हीट स्ट्रोक होने का जो खतरा होता है, उसमें ये कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं बैलेंस नहीं होते। इवन के 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, मतलब फैमिली में जाने वाले, उन्हें तो हीट स्ट्रोक अटेम्प्ट कर भी चुकी है। बिल्कुल, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो जिस्म की नमकियात हैं वो कम हो जाती हैं। उसको बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता, उसमें ये है कि आपको कुछ ना कुछ, कोई फूड, कोई सप्लीमेंट, कोई जैसे पीडियालाइट है, ORS है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आपको लेनी ही पड़ती है। लेकिन बहुत बेस्ट है कि हम उस तरफ जाएं ना, उससे पहले ही हम अवॉइड कर लें उसमें। बिल्कुल, तो इसमें आप इस तरह के फूड ऐड कर सकते हैं जिससे जो है आपको, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज भी हैं, आजकल फालसा भी है, कीवी भी है, इसका जूस ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा
बेहतर है कि उसको खा लें, क्योंकि फिर जैसे कि आपकी तरह जो डाइट कॉन्शियस है वो कहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए। जूस पीने से ये होता है कि आपको कैलोरीज ज़्यादा चली जाती हैं और वो जो है फूड कंटेंट नहीं रहता उसमें, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ब्रेक। अच्छा मरियम, कैलोरीज भी मेंटेन रहें और सुबह के औकात में, क्योंकि कहते हैं जिन लोगों को कैलोरीज मेंटेन करनी उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स जरा कम इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि गर्मी के दिनों में सुबह के औकात में लस्सी या दही का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी जो जरा डाइट फ्रीक है, या उन लोगों के लिए भी कि जो कि चाहते हैं कि उनका मैदा ठंडा रहे, जिसकी तासीर या गर्माहट उनके चेहरे पर ना नजर आए, उसके लिए कितने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि इतना ग्लास लस्सी को हो या दही अगर खानी है तो इतनी खा लें? एक छोटा बॉल आप दही का ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो फैट फ्री होनी चाहिए, इसमें जो बलाई है वो आप निकाल दें। ठीक है। और शक्कर डाल लें चीनी की बजाय, या स्टेविया ऐड कर लें, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत है, जिसको कहते हैं ना मैदा ठंडा रहता है। और लस्सी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले जो है वो नमक वाली नहीं यूज कर सकते, वो दही वाली यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत बेस्ट है। अगर आप दिन में एक ग्लास लस्सी ले लें या दही ले लें तो ये बेस्ट है। अच्छा, फिर जिन फ्रूट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे, फालसे की बात कर रहे थे, और ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि फिर हमें उसमें शुगर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो शुगर के बगैर नहीं पिए जाते, तो फायदा कहीं ना कहीं फिर हम उसका खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, उसमें ये कि उसकी जो न्यूट्रिएंट अगर 100% है तो कहीं ना कहीं 80, 75, 60 पे चली जाती है। लेकिन ये है कि आप जैसे जो लोग हैं वो चीनी नहीं छोड़ सकते, वो स्टेविया यूज कर सकते हैं। अगर स्टेविया ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसकी जगह आप ब्लैक पेपर जो होता है, काला नमक जो होता है, ये ऐड करके आपको टेस्ट ही चाहिए, क्योंकि हम टेस्टलेस चीज़ तो खा नहीं सकते। क्योंकि खवातीन तो अक्सर खटी मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन घर के मुमन जो मर्द हजरात होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो हमारी वालदा वगैरह की एज की खवातीन है, वो उनका अक्सर गला पकड़ना, गला का मतलब यानी कि हो जाना, रैशेज हो जाना, तो सबको ये प्रॉब्लम्स बड़ी ही फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अब दिन बड़े हैं तो जाहिर सी बात है भूख भी थोड़ी सी जरा लोगों को ज्यादा लग रही होती है, तो ऐसे कौन से खाने खाएं या फिर गजा का इस्तेमाल करें, सब्जियों के हवाले से भी हमें बताइएगा, जो कि मैदे की तासीर को भी ठंडी रखें आपकी, और उसके अलावा मतलब दिन भी थोड़ा सा गुजर जाए। अच्छा, इसमें आप जो है फाइबर डाइट ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। उसमें जैसे कि आजकल घिया बहुत अच्छा है और ये मैदे की तासीर को बहुत ठंडा रखता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब दिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो भूख भी बार बार लगती है, तो आप एक टाइम टेबल सेट रखें, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ब्रंच मील में आप जो है फ्रूट्स ले लें, उसके 1-2 घंटे बाद दही ले लें, फिर 1-2 घंटे बाद आप जो है थोड़ा सा लंच ले लें। गर्मी में रोटी तो खाई नहीं जाती है, ज़्यादा दिल कर रहा होता है पीने का, कुछ पीने के लिए पानी तो उसमें ये है कि आप एक टाइम अगर तरबूज ले रही हैं तो एक टाइम कोई फालसे का जूस ले लें। इस तरह से आप अपनी जो है रूटीन मेंटेन करें। और बेस्ट ये है कि आप दिन में एक दफ़ा अच्छा खाएं, प्रॉपर मील आप 2 ले लें, एक ब्रेकफास्ट ले लें और एक जो है डिनर ले लें। जो बीच वाला टाइम है, जो स्नैक मील है, लंच है, ब्रंच है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, दही, लस्सी ये ऐड करें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो आपकी। ठीक है। और सेकेंडली, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लंबे दिन जरा हो जाते हैं गर्मियों में, तो फिर दोपहर को जो एक नैप लेना है वो कितना जरूरी है? वो तो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 40 से 45 मिनट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जिनका 40-45 से पेट ना भरे वो क्या करें? 1.5 घंटा ले ले, 1.5 घंटा। लेकिन ये कि जो एक स्लीपिंग साइकिल है आपका वो बेहतर रहता है। बेहतर रहता है। अच्छा, एक टिप मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप हमें गाइड कर दें, अगर आप वो फॉर्मूला आपके पास हो, क्योंकि ये बिल्कुल कहते हैं ना पेपर से बाहर, सिलेबस से बाहर एक सवाल है पूछ रही, क्योंकि हमने बताया नहीं था। अगर जैसे कुछ लोग हैं जो रात को अगर कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हैं तो सुबह उठते तो उनके फेस पे स्वेलिंग होती है, ठीक है, टेंशन हो जाती है ना इसमें, तो क्या हम किस तरीके से उसको ओवरकम किया जाए? आप रात को कोशिश करें कि जैसे कि हमें क्रेविंग्स होती हैं रात को, उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि आप स्किम मिल्क ले लें, उसके साथ जो है ब्राउन ब्रेड के साथ एक स्लाइस लेकर पीनट बटर ले सकती हैं, आप शुगर फ्री बिस्किट ले सकती हैं, इस तरह के प्रोटीन क्रैकर्स ले सकती हैं। क्या ये हो सकता है मरियम कि हम लोग अपना जो खाना है उसको दोपहर के टाइम पे शिफ्ट कर दें, और ये वाला जो कि स्किम मिल्क आ गया, ये ब्राउन, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस पे नहीं स्किप नहीं, आपने थोड़ी देर पहले ले है तो रोटी को आप अपनी दोपहर में शिफ्ट कर लें, और ये जो है जिससे आपका बहुत ज्यादा मैदा भारी ना हो, जिससे आपके फेस पे स्वेलिंग ना हो, ये वाला जो फूड मटेरियल है इसको आप अपने खाने में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है डिनर अगर आप 7-8 बजे कर रहे हैं तो आप 5 बजे कर लें, उसके बाद 7-8 बजे जो है कुछ बात तो बेहोश होंगी मैं मैं क्या बहुत सारी लड़कियां
5 बजे ले लेना, लाइक लंच के बाद जो आपका स्नैक टाइम है, 4-5 बजे जो आप चाय लेती है ना, उस टाइम आप रोटी खा लें। अच्छा, उसके बाद ये कि आपकी नाइट जो है ना अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि हमारा ये मिथ होता है, एक माइंडसेट है रोटी नहीं खाई तो मतलब पेट खाली लग रहा होता है। होता है ना कि बंदा इंतहाई ऐसा महसूस कर रहा होता है कि आपके पास ये नेमतें मौजूद है, लेकिन वो फाका कशी की हालत चल रही होती है। बिल्कुल, वो ये भी तसल्ली नहीं नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, हाँ तसल्ली नहीं हो रही होती। बैक टू गर्मी का तोड़, जी जी, वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आजकल फिर मार्केट में हम बहुत सारे जूसेस देखते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत है, बाहर से तो खैर नहीं, मैं भी उसके हक में नहीं, लेकिन इमली आलू बुखारे के शरबत को भी कहा जाता है कि वो अगर आप घर में पीते हैं तो उससे भी एक वो ठंडक जो है वो मिलती है आपको। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बेस्ट है। जैसे कि हमें गन्ने की रो भी कहा जाती है, लेकिन हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कि वो बाहर से पिएं। उसमें मोस्टली जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें जॉइंटिस के साथ ही आते हैं, और उसमें यही होता है कि गन्ने की रो पी थी, उसके बाद ये हुआ है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा, जबकि उल्टा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गन्ने की रो पिएं, ये जॉइंटिस में प्रॉब्लम हाइजीन की है। बेसिकली जब आप किसी भी ठेले से पी रहे हैं तो मसला गन्ने में नहीं है, मसला तो उनकी बनाने वाले में भी है। गन्ने का जूस निकाले यार, हाँ ये हम वो खा सकते हैं ना, शुगर कैन भिंडेरियां खा सकते हैं यार, उससे जबड़े बहुत दुखते हैं, लेकिन उससे एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, दांत आपके स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और उसके अलावा कोई एक स्पेसिफिक सब्जी हमें बता दें जो कि हमारे लिए ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने तो वैसे खानी नहीं होती है, आपकी पूछ रहे हैं, मैं लोगों के लिए पूछ रही हूँ। कैबेज बहुत अच्छी है, आप अपने सैलेड में कैबेज लाजमी ऐड करें। ठीक है। उसके अलावा जो है, जिसमें मैंने बताया, घिया बहुत अच्छा है, घिया बहुत अच्छा ये, और खाने में बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल गट हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, आप ये ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पिनच है वो आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। भिंडी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे अभी आम का सीजन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश सही से हो जाए, तो आम खाने के बाद ये कॉन्सेप्ट है कि आपको वो एक पतली लस्सी जरूर पीनी चाहिए, कच्ची लस्सी जरूर पीनी चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो आम को किस तरह से फिर बैलेंस करता है? ये है कि बचपन से हम खुद देखते आ रहे हैं कि आम खाने के बाद वो लाजमी पीनी है, ताकि आपको करेले जैसे दाने ना निकले, हम लोग खा रहे होते हैं इस तरह से। उसमें ये होता है कि कुछ लोगों की ना हीट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, अब उनमें अगर उन्हें सिर्फ एक आम सूट करता है तो वो 2 खा लेते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं आप थोड़ी सी कच्ची लस्सी ले लें। उसमें ये है कि वाटर है, सॉल्ट है, कहीं ना कहीं दही है, वो कहीं ना कहीं जाके ना आपकी बॉडी को बैलेंस कर देता है। तभी अम्मियों को पता चल जाता है अनवार कि इस बच्चे ने 2 खाए 3 खाए, तभी वो कहती हैं जाओ बेटा जाके किचन में जाके ना जरा लस्सी कच्ची बना के लेकर आओ। आइडिया हो जाता है कि आम आज जरूर से ज्यादा खाए गए हैं। बहुत शुक्रिया माहिर ग़ज़ाई, डॉक्टर मरियम वक़ार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।